हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आयरन की मेटलर्जी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पॉर्टेंट है। इस मेथड में हम आयरन को जिस ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे उस ओर का नाम है हेमेटाइट ओर। उसका मेन फार्मूला है Fe2O3। इस ओर में जो मेन इम्प्योरिटी होती है वो SiO2 और P4O10 की होती है। सबसे पहले हम इस ओर का कॉन्सेंट्रेशन या ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग ऑफ ओर दो मेथड से होती है, एक ग्रेविटी सेपरेशन और एक मैग्नेटिक सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन से सैंड, क्ले एक्सेट्रा रिमूव हो जाते हैं। फिर हम इस ड्रेस्ड ओर की रोस्टिंग करते हैं। हम इस ड्रेस्ड ओर की रोस्टिंग क्यों करते हैं, हम इसका कैल्सिनेशन क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि रोस्टिंग से फ़ायदा ये होता है कि जो आयरन का वेस्टेज है वो बच जाता है। अब वेस्टेज कैसे बच जाता है? तो जो ओर होती है हेमेटाइट ओर, उसमें कुछ FeO भी होता है Fe2O3 के साथ। तो FeO जो होता है वो हालांकि कम मात्रा में उपस्थित होता है, लेकिन होता तो है। अब अगर हम इसकी रोस्टिंग ना करें, कैल्सिनेशन कर दें, तो FeO के फॉर्म में ही रह जाएगा और फिर आगे इसी प्रोसेस में FeO जो होगा वो SiO2 के साथ कंबाइन होकर स्लैग फॉर्म कर लेगा FeSiO3 और इस स्लैग के रूप में कुछ आयरन वेस्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, इसलिए हम इसकी रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग करने से FeO Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है और Fe2O3 जो है उसकी लेटाइस एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वह SiO2 के साथ स्लैग फॉर्म नहीं करता है। इस तरह से हम आयरन को वेस्ट होने से कुछ मात्रा में बचा लेते हैं। क्या रोस्टिंग का सिर्फ यही एकमात्र फ़ायदा है? हाँ, ये मेन फ़ायदा तो है, लेकिन एक मात्र नहीं है। रोस्टिंग से मॉइस्चर, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एंड आर्सेनिक की इम्प्योरिटी भी रिमूव हो जाती है और जो है वो पोरस हो जाती है। ठीक है, और ये तो होता ही है जिसकी चर्चा अभी हमने की थी कि FeO Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा? इसके बाद हम इसकी स्मेल्टिंग और रिडक्शन करते हैं। तो जो रोस्टेड ओर थी, स्मेल्टिंग और रिडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं बेटा? जो रोस्टिंग ओर थी, उस जो रोस्टेड ओर थी, उस रोस्टेड ओर में कोक, जो कि फ्री फ्रॉम सल्फर होना चाहिए, एंड लाइमस्टोन CaCO3, इसे मिलाते हैं 8:4:1 पार्ट बाय वेट में। यानी 8 पार्ट बाय वेट रोस्टेड ओर होता है, 4 पार्ट बाय वेट कोक फ्री फ्रॉम सल्फर होता है और 1 पार्ट बाय वेट लाइमस्टोन होता है। इसे हम मिलाते हैं और इसे मिलाकर जो तैयार होता है उसे ही चार्ज कहते हैं और उस चार्ज को ऊपर से ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं। ठीक है, अब ऊपर से हमने चार्ज को ब्लास्ट फर्नेस में डाला। ब्लास्ट फर्नेस जो होते हैं उसके मोटे मोटे तौर पर 4 पार्ट होते हैं। एक होता है रिडक्शन जोन, एक होता है रिडक्शन जोन जिसका टेम्परेचर लगभग 300 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये टॉप पोर्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस होता है। उसके बाद जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन होता है जिसका टेम्परेचर 800 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये फर्नेस का मिडिल पोर्शन होता है। इसी के जस्ट नीचे जोन ऑफ फ्यूजन होता है जिसका टेम्परेचर लगभग 1200 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो बॉटम पोर्शन होता है, लोअर पार्ट होता है, बेस होता है, उसे जोन ऑफ कंबशन कहते हैं जिसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है।
तो जैसा कि हमने देखा, ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि इन जोन्स में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ऊपर से हमने वो चार्ज डाला था, है ना। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए देख रहे हैं कि क्या होता है। तो सबसे नीचे वाला जोन ऑफ कंबशन में क्या होता है, जो कोक था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस बनाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो चार्ज है जो हमने तैयार किया था 8:4:1 रेशो में, वो ब्लास्ट फर्नेस में हमने ऊपर से डाला है। और अब हम देख रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे नीचे जोन ऑफ कंबशन जो था, उसमें कोक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 गैस बनाता है। ये गैस नीचे से ऊपर की तरफ उड़ती है, ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो जैसे ही ये CO2 गैस ऊपर की तरफ जाती है और जोन ऑफ फ्यूजन में पहुंचती है, तो वहाँ ये कोक कार्बन के साथ दोबारा संपर्क में आती है और CO2 प्लस कार्बन CO गैस बना लेते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है, यानी ये ऊपर जा रहा है CO। ठीक है, यहाँ इसका फॉर्मेशन हुआ और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या यहाँ पर जोन ऑफ फ्यूजन में सिर्फ इतना ही हुआ? नहीं, इसमें ऊपर से कुछ अनरिएक्टेड Fe2O3 यानी जो रोस्टेड ओर थी अनरिएक्टेड, वो ऊपर से नीचे की ओर आई, तो उसके साथ कार्बन ने रिडक्शन किया, कोक ने रिडक्शन किया और उसे आयरन में कन्वर्ट कर दिया और CO बना दी जो ऊपर की तरफ जा रही है। यानी जोन ऑफ फ्यूजन में कितनी रिएक्शन हुई? 2 रिएक्शन। एक CO2 प्लस कोक से बना CO, ये CO ऊपर जा रहा है। एक रोस्टेड ओर यानी Fe2O3 प्लस थ्राइस कार्बन से बना ट्वाइस Fe प्लस 3 CO गैस, ये CO गैस भी ऊपर जा रही है। और यहाँ जो आयरन बना है, इसी आयरन को हम पिग आयरन कहते हैं। ठीक है, इस पिग आयरन में 93% आयरन होता है, 4% कार्बन होता है और बचा हुआ लगभग 3% सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज और सल्फर की इम्प्योरिटीज होती है। अब जोन ऑफ फ्यूजन में कार्बन यानी कोक ने रिड्यूसिंग एजेंट का सा व्यवहार किया। ध्यान रखिएगा, इस जोन ऑफ फ्यूजन के टेम्परेचर पे कोक इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेरिजन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए जोन ऑफ फ्यूजन में जो कोक है यानी जो कार्बन है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, CO नहीं करेगा। ठीक है, हालांकि मैं आगे आपको बताऊंगा इस मेथड में जो मेन रिड्यूसिंग एजेंट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो कार्बन नहीं है। अभी आगे आपको मेरी बात समझ में आएगी। अपन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे, अपन अपना सफ़र जारी रखते हैं। हम जोन ऑफ फ्यूजन से ऊपर की तरफ गए तो जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन आया। जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन का जो टेम्परेचर था 800 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मिडिल पोर्शन ऑफ फर्नेस था। ये टेम्परेचर का जो लाइम स्टोन है उसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है। तो हमने चार्ज ऊपर से डाला था, ऊपर से नीचे की तरफ CaCO3 आ रहा था। जैसे ही वो जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन में पहुंचा, यानी उस टेम्परेचर को उसने पाया, वैसे ही उसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर आ गया। वो टेम्परेचर उसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर था, तो CaCO3 डिकम्पोज हो गया CaO और CO2 में। ये CO2 गैस ऊपर की तरफ जाने लगी। जो CaO बना, वो CaO जो ऊपर से नीचे की तरफ इम्प्यूरिटी के फॉर्म में SiO2 आ रहा था, उसके साथ कंबाइन होकर CaSiO3 स्लैग बना लेगा। ठीक है, इसके बाद तो हमने देखा कि जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन में 2 रिएक्शन हुई। एक कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम स्टोन का डिकम्पोजिशन हुआ, CaO बना और CO2 गैस बनी।
और ये जो CaO बना ये इम्प्यूरिटी SiO2 के साथ कंबाइन होकर इसने CaSiO3 स्लैग फॉर्म किया। इसके बाद हम और ऊपर चले तो हमें रिडक्शन जोन मिला। ये है एक्चुअल में मेन रिडक्शन जो है वो आयरन मेटलर्जी का यहाँ हो रहा है, और इसका जो टेम्परेचर है 300 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेरिजन टू कार्बन और कोक। इसलिए रिडक्शन जोन में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड रोस्टेड और Fe2O3 को जो है पहले Fe3O4 में कन्वर्ट करेगा, और फिर Fe3O4 को कार्बन मोनोऑक्साइड Fe में कन्वर्ट कर देगा, जो स्पंजी आयरन या पिग आयरन होता है। ठीक है, मतलब स्पंजी आयरन होता है मोटे मोटे तौर पे। ये आयरन जब नीचे जाके बाहर निकालेंगे तो उसी को पिग आयरन कहेंगे। जो आयरन ब्लास्ट फर्नेस में से बाहर निकलता है उसी का नाम पिग आयरन होता है। यानी ब्लास्ट फर्नेस में से जो आयरन हम जो है मेटलर्जिकल प्रोसेस से प्रोसेस करके ब्लास्ट फर्नेस में से जो आयरन प्राप्त करेंगे उसे पिग आयरन कहेंगे, जिसमें 93% आयरन, 4% कार्बन और रिमेनिंग इम्प्यूरिटी ऑफ सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज और सल्फर होती है। तो ये रिडक्शन प्रोसेस में हुआ क्या बेटा, रिडक्शन जोन में Fe2O3 जो था इसको कार्बन मोनोऑक्साइड ने रिड्यूस किया। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, पहले 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हुआ क्या, कुछ Fe2O3 FeO में कन्वर्ट हो गया, तो आपको Fe2O3 और FeO का मिक्सचर यानी Fe3O4 मिला। फिर आप 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक गए, तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर Fe3O4 यानी Fe3O4 यानी Fe2O3 और FeO दोनों को ही कार्बन मोनोऑक्साइड ने रिड्यूस करके आयरन में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो आयरन रिडक्शन जोन में हमें मिला इसी को स्पंजी आयरन कहते हैं। तो ये मेन रिडक्शन प्रोसेस है इस आयरन की मेटलर्जी की। इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज मेन रिड्यूसिंग एजेंट इन द मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ आयरन। ठीक है, इसके बाद जो है अब हम नीचे से ऊपर की तरफ गए थे तो हमने ये देखा कि जो रोस्टेड ओर थी उससे हमने आयरन एक्सट्रैक्ट किया और इम्प्यूरिटी को स्लैग के फॉर्म में अलग कर लिया। अब क्या होता है कि जो स्लैग होता है उसकी डेंसिटी कम होती है और जो आयरन बना उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ब्लास्ट फर्नेस में आयरन नीचे बैठता है और स्लैग उसके ऊपर तैरता है, और नीचे की तरफ हम एक ओपनिंग बनाकर ब्लास्ट फर्नेस में नीचे से आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वो जो आयरन ब्लास्ट फर्नेस से वो जो आयरन हमें मिला उसे हम कहते हैं पिग आयरन। उस आयरन में 93% आयरन, 4% कार्बन एंड रिमेनिंग सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज और सल्फर की इम्प्यूरिटी होती है। उस पिग आयरन को वो गर्म होता है, हॉट होता है, क्योंकि वो जो टेम्परेचर था बॉटम पार्ट का वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा था, वो लिक्विड स्टेट में आयरन होता है। उस आयरन को अगर हम जो है कूल कर लें, हॉट एयर की प्रेजेंस में जो है अगर हम उसे कूल कर लें, ठंडा कर लें, ठीक है, तो ठंडा करने पर क्या होता है, ठंडा करने पर होता यह है कि अगर वो जो पिग आयरन हमें मिला था उसे हम एयर जो हवा है उसमें रखकर आयरन स्ट्रिप की प्रेजेंस में जो है ठंडा होने दें, तो वही पिग आयरन जो होगा उस पिग आयरन में कार्बन का परसेंटेज 4% से घटकर 3% हो जाता है। और ये जो कार्बन का परसेंटेज 3% हो जाता है इसी को कास्ट आयरन कहते हैं। यानी पिग आयरन और कास्ट आयरन में क्या अंतर है, पिग आयरन में कार्बन 4% होता है और कास्ट आयरन में कार्बन 3% होता है। ठीक है,
नाउ मज़ेदार बात यह है कि अगर ये कूलिंग प्रोसेस हम स्लो करें, धीरे धीरे कूल करें, तो जो कास्ट आयरन हमें मिलता है उसे हम वाइट कास्ट आयरन कहते हैं। और उस कास्ट आयरन में जो कार्बन होता है वो सीमेंटाइट यानी Fe3C के फॉर्म में होता है। और अगर इसी कूलिंग प्रोसेस को हम रैपिड यानी फास्ट कूलिंग कर लें तो जो कास्ट आयरन हमें मिलता है वो ग्रे कास्ट आयरन होता है और उसमें कार्बन एज ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है। और मोटे मोटे तौर पे 3 to 3.5% कार्बन होता है। 3% कार्बन कहो तो भी चलेगा, 3.5% कहो तो भी चलेगा। तो अगर 3 to 3.5% कार्बन हो तो उसे कास्ट आयरन कहेंगे, और अगर 4% कार्बन हो तो उसे पिग आयरन कहेंगे। जो कास्ट आयरन होता है बेटा वो एक्सट्रीमली हार्ड और ब्रिटल होता है, ठीक है। अब ये जो कास्ट आयरन हमें मिला, इस कास्ट आयरन को अगर हम रिफाइन कर लें, अगर हम इसका रिफाइनिंग प्रोसेस करें, बेसिमराइजेशन जो है बेसिमराइजेशन प्रोसेस करें रिफाइनिंग की, तो ये जो कास्ट आयरन है इस कास्ट आयरन को रिवर्बरेटरी फर्नेंस में कैल्शियम ऑक्साइड की लाइनिंग में एयर की प्रेजेंस में अगर हम इसे रखें या गर्म करें, तो ये जो कास्ट आयरन है इस कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज घटकर 0.5% से 1.5% हो जाता है। और जिस आयरन में कार्बन का परसेंटेज 0.5% से 1.5% होता है उसी को हम स्टील कहते हैं। और इस रिवर्बरेटरी फर्नेंस में होता क्या है बेटा, तो इसमें जो है कार्बन का परसेंटेज कम कैसे होता है बेटा, तो इसमें जो कार्बन होता है वो CO2 के फॉर्म में उड़ जाता है, सल्फर SO2 के फॉर्म में उड़ जाता है। इम्प्यूरिटी जो मैग्नीज की होती है वो MnO बना लेती है, जो सिलिकॉन की होती है वो SiO2 बना लेती है, और MnO और SiO2 आपस में कंबाइन होकर MnSiO3 स्लैग फॉर्म कर लेते हैं। जो फास्फोरस होता है वो P4O10 बना लेता है जो एसिडिक ऑक्साइड होती है, और हमने लाइन बाय कैल्शियम ऑक्साइड किया था इसे, ठीक है, यानी उस फर्नेंस के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड की लाइनिंग लगाई थी। तो वो कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होती है, वो P4O10 एसिडिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर Ca3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट बना लेती है। कैल्शियम फॉस्फेट को थॉमस स्लैग कहते हैं, और ये सीमेंट इंडस्ट्री और रोड मेकिंग के काम में आता है। अगर उसी कास्ट आयरन की हम जो है रिफाइनिंग की पडिंग प्रोसेस इस्तेमाल करें, जो कि बिल्कुल वैसे ही रिवर्बरेटरी फर्नेंस में होती है, बस इसमें पडिंग प्रोसेस में जो लाइंड होती है फर्नेंस की वो कैल्शियम ऑक्साइड की जगह पर Fe2O3 की होती है, और इसे एयर की प्रेजेंस में अगर हम हीट करें तो ये जो कास्ट आयरन है इस कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज घटकर 0.15 से 0.25% तक हो जाता है। और ऐसा आयरन जिसमें कार्बन का परसेंटेज 0.15 से 0.25% हो उसे रॉट आयरन कहते हैं, और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। इसमें भी होता वही है कि इम्प्यूरिटीज़ उड़ जाती हैं। कैसे? जो कार्बन है वो CO2 के फॉर्म में उड़ जाता है, सल्फर SO2 के फॉर्म में उड़ जाता है, मैग्नीज MnO बना लेता है, सिलिकॉन SiO2 बना लेता है, और MnO और SiO2 आपस में मिलकर MnSiO3 स्लैग बना लेते हैं। फास्फोरस P4O10 बना लेता है, और P4O10 Fe2O3 के साथ कंबाइन होकर FePO4 बना लेता है जो स्लैग है, और जो कुछ बचा हुआ Fe2O3 था वो खुद रिड्यूस होकर Fe बना लेता है। रॉट आयरन जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में ये प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि ये जो सिलिकॉन है, मैग्नीज है, फास्फोरस है, ये आखिरी में पिग आयरन में एज ए इम्प्यूरिटी आता कहाँ से है? तो बेटा होता ये है कि
जो भी एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होती है वो 100% आइडियल कभी भी नहीं होती। तो जो आपकी इम्प्योरिटी SiO2 थी, कुछ इम्प्योरिटी जो है वो MnO2 थी, P4O10 थी, ठीक है। ये जो इम्प्योरिटीज़ थी उस ओर में, जिसे हमने रोस्टिंग से हटाया था, वो पूरी तरह से नहीं हटती। तो कुछ SiO2, कुछ MnO2, कुछ P4O10 उसमें बचा हुआ है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने स्लैग फॉर्मेशन करने में कुछ SiO2 यूज़ किया, तो कुछ SiO2 यूज़ होता है लेकिन बाकी उसमें बचा हुआ रहता है, पूरा 100% कंज्यूम नहीं होता। फिर जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो नीचे जोन ऑफ फ्यूज़न में जैसे पहुंचते हैं हम, तो वहाँ पर कार्बन जो कोक है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो कोक जो है वो जोन ऑफ फ्यूज़न में Fe2O3 को रिड्यूस करने के साथ साथ वो SiO2 को भी रिड्यूस करता है, और SiO2 प्लस कार्बन से Si सिलिकॉन प्लस CO बन जाता है। वही कोक उस जोन ऑफ फ्यूज़न में MnO2 को भी रिड्यूस करता है, और MnO2 प्लस C से Mn प्लस CO बन जाता है। वही कोक जो है वो जोन ऑफ फ्यूज़न में P4O10 को भी रिड्यूस करता है, और P4O10 प्लस C से फास्फोरस प्लस CO बन जाता है। और कुछ कोक अनरिएक्टेड बचा हुआ रहता है, वो पूरा कंज्यूम नहीं होता, क्योंकि हम चाहते हैं कि आयरन जो है वो पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाए। इसलिए हम आयरन को जो Fe2O3 है उसे Lr बनाने के लिए एक्सेस में कार्बन मिलाते हैं, कोक मिलाते हैं, तो कुछ अनरिएक्टेड कोक बच जाता है। तो इस तरह से सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस और अनरिएक्टेड कोक यानी कार्बन, ये हमें लास्ट में पिग आयरन में मिक्स्ड मिलता है। और इसी इम्प्योरिटी को पिग आयरन में से कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस, है ना, एक्सेट्रा, इन्हीं इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने की प्रोसेस को प्यूरिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद है, या रिफाइनिंग कहा जाता है, प्यूरिफिकेशन कहा जाता है या रिफाइनिंग कहा जाता है। उम्मीद है आपको आयरन की मेटलर्जी अच्छे से समझ में आई होगी, और जो आयरन की मेटलर्जी से संबंधित आपके मन में प्रश्न होंगे वो इस बात को, इस वीडियो को, इस ऑडियो को सुनने के बाद आपके अच्छे से दूर हो जाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।